देखिए मोटरयान अधिनियम जो है 1988 का धारा 92 तक पढ़ लिया था अपन ने। दायित्व का निबंधन करने वाली समुदायों का शून्यकरण। अब 93 सेक्शन को देखना है अपन ने। 93 सेक्शन जो 93 है वो कहता है अभिकर्ता या प्रचारक का या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना। तो अभिकर्ता या प्रचारक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से संबंधित है। देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, इसको देखते हैं केवल। पहला क्लॉज कहता है, ये थोड़ा सा बड़ा है। पहला क्लॉज कहता है कोई भी व्यक्ति, पहला कहता है सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्री के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहक की अन्य रूप से याचना करने में, या ये कह रहा है टिकटों के संबंध में है, प्रचारक के रूप में सार्वजनिक सेवा यानों यात्रियों के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिए ग्राहकों की अन्य रूप से याचना करने की में। तो कुल मिला के जो टिकट वगैरह बेचते हैं, बुकिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए है। दूसरा, माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में, एक समूह के रूप में, एक समूह के रूप में या कोई एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में अपने को तभी लगाएगा जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है, और ऐसी शर्तों पर ही लगाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अन्यथा नहीं। ये क्या कह रहा है, कुल मिला के जो टिकट बुकिंग सेंटर के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति टिकट बुकिंग कराना चाहता है, उस तरीके से एजेंसी वगैरह होती है ना, वो लेना चाहता है, या माल वाहन ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अपना ट्रांसपोर्ट एजेंसी खोलना चाहता है, समूह के रूप में या व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में, तो ये धारा बस इतना कह रही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कब कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य तभी कर सकता है जब वो इस तरीके से इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति धारण करता हो। राज्य सरकार ने जैसे नियम बनाए हैं उसके अनुसार, उन अनुसार भी क्या कर सकता है, वो इन दोनों तरीके के कार्य कर सकता है। परंतु देखा है इसमें, परंतु किसी समूह को अनुज्ञप्ति जारी करते समय राज्य सरकार ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर सकेगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की। तो कॉमन सी बात है कि राज्य सरकार जब भी कोई अनुज्ञप्ति वगैरह जारी करती है तो जो केंद्र सरकार के नियम है उनका पालन किया जाता है, उनको देखते हुए, उनका पालन करते हुए वो क्या करती है, अनुज्ञप्ति प्रदान करती है। परंतु लिखा है परंतु एक और है, परंतु यह और कि प्रत्येक समूह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और तत्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन करेगा। तो ये आईटी एक्ट का भी जोड़ दिया है कि अगर इस अधिनियम आईटी एक्ट में कोई बात है तो उसका भी पालन किया जाएगा, है ना, क्योंकि आजकल सभी आईटी हो रहा है ना, तो उसी के हिसाब से जोड़ा गया है। दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है इसका। दूसरा क्लॉज कहता है उपधारा 1 में निर्दिष्ट शर्तों में निम्नलिखित सब बातों या उनमें से कोई हो सकेगी, अर्थात पहला क्या हो सकेगा, पहला कहता है वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी या उसका नवीनीकरण हो सकेगा। तो ये इसमें अवधि नहीं लिखी है हालांकि बस उसमें ये लिखा है कितनी अवधि के लिए दिया जाएगा, उसकी वो तिथि रहेगी उसमें कि कितनी अवधि के लिए जो है, जो लाइसेंस है इशू किया गया है, और उसका नवीनीकरण कब होगा। दूसरा, अनुज्ञप्ति दी जाने या उसके नवीनीकरण के लिए दे फीस, जो भी शुल्क तय किया गया हो वो शुल्क भी देना पड़ेगा, उसमें वो शुल्क का भी उल्लेख होगा। अगला, माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के संग्रह, अग्रेषण या वितरण के कारोबार में लगे अभिकर्ता की दशा में अधिक से अधिक 50,000 रुपए की राशि। ये थोड़ा याद रखने वाला है कि अगर माल वाहन वाला है तो अधिकतम राशि जो है 50,000 की राशि, तो 50,000 का कुल मिला के राशि उसके साथ में दी जाएगी। वितरण के कारोबार में कोई वगैरह लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, तो उसकी जब अनुज्ञप्ति वगैरह दी जाएगी उसके साथ में कितनी रकम, 50,000 रुपए की राशि। दूसरा कहता है किसी अन्य अभिकर्ता या प्रचारक की दशा में अधिक से अधिक 5,000 रुपए की राशि की प्रतिभूति जमा की जाएगी। तो अन्य मामले में अभिकर्ता वगैरह के रूप में लगा हुआ है कोई व्यक्ति, किसी अन्य अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में लगा है तो 5,000 की प्रतिभूति गारंटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में, जमानत के रूप में कुल मिला के रखवा ली जाएगी। माल वाहन के रूप में 50, ये दो ही चीजें अपने मतलब की हैं। माल वाहन के रूप में 50,000 रुपए की प्रतिभूति, और अन्य मामलों में मान लीजिए 5,000 रुपए की प्रतिभूति जो है रखवा ली जाएगी। आगे कहता है अभिकर्ता द्वारा वहन
अभिहन में माल का बीमा कराने की व्यवस्था। तो ये तो आप जानते हैं कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन से माल जाता है तो उसका बीमा कराने की व्यवस्था, कि कोई डैमेज वगैरह हो जाता है तो उसकी पूर्ति, तो उसके बारे में भी उपबंध किए जा सकते हैं। अगला वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वे परिस्थितियां जिसमें अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकेगी या प्रतिसंहत की जा सकेगी। तो कौन सा अधिकारी निलंबित कर सकता है, कौन सा उसको जारी कर सकता है, उसके बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये तो कॉमन चीजें हैं। अपने लिए दो चीजें इसमें निकल के आई हैं, केवल ये दो चीजें अपने याद करने लायक हैं। बाकी और चीजों खुलासा नहीं किया कि कितनी फीस होगी, क्या होगा। तो अपने लिए केवल ये है कि प्रतिभूति की रकम, अगर माल की बात करें तो ये, और अन्य मामलों की बात करें तो 5,000 रुपए की प्रतिभूति जो है जमा कराई जाएगी। अगला कहता है ऐसी अन्य शर्तें जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। तो अन्य कोई शर्तें हो सकती हैं जो राज्य सरकार अधिरूपित करना ठीक समझे, वो शर्तें भी लगाई जा सकती। तीसरा कहता है प्रत्येक अनुज्ञप्ति की यह शर्त होगी कि कोई भी ऐसा अभिकर्ता या प्रचारक जिसे अनुज्ञप्ति दी गई है किसी समाचार पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकरण, निर्देशिका या अन्य प्रकाशन में तब तक विज्ञापित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक, सूची, वर्गीकृत निर्देशिका या अन्य प्रकाशन में आने वाले ऐसे विज्ञापन में अनुज्ञप्ति संख्यांक, अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख और अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी की विशिष्टियां ना दी गई हो। तो कुल मिलाकर ये प्रचार की बात कह रहा है कि अगर जब आप कहीं किसी भी माध्यम से अगर आप प्रचार करते हैं तो शर्त ये है कि जब भी आप प्रचार करेंगे तो उसमें आपको अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी अनुज्ञप्ति का है वो देना पड़ेगा, कब से कब तक आपकी अनुज्ञप्ति वैलिड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा किसने आपकी अनुज्ञप्ति जो है जारी की है वो भी उसमें मतलब देना पड़ेगा। जैसे आप लिखा रहता ना, आपने देखा हुआ एड, इस तरीके से एड छपा, उसमें लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर इतने 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 वैलिड है ना, किसने जारी किए वो। तो इस तरीके से उसमें वर्णन होगा, तभी आप उसका प्रचार वगैरह कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने केवल आप प्रचार कर दिया, उसमें ना तो ये डाला कि कब से कब तक की अनुज्ञप्ति है ना, ना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। तो कुल मिला के रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी जो वैलिडिटी है वो कब से कब तक है वो, और किसने जारी की है, उस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। अब देखिए 94 कहता है सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। जो रोकता है सिविल न्यायालय को अधिकारिता से, सेक्शन 94। तो इसमें आपने क्या निकला, इसमें दो फैक्ट निकले केवल इस 93 में अपने लिए, जो आपको याद रखने हैं। तो दो फैक्ट है, बाकी कॉमन बातें जो अपन पढ़ते आ रहे हैं है ना। तो दो फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखने हैं इसमें से। अब देखिए 94 क्या कहता है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। वर्जन का मतलब होता है रोकना। अब देखिए क्या कहता है, किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति दिए जाने के संबंध में सम्यक रूप से गठित प्राधिकरण द्वारा की गई या की जाने वाली किन्हीं कार्रवाइयों की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो केवल किन मामलों में अधिकारिता नहीं दे रहा है ये, परमिट, परमिट एक मिनट, सिविल न्यायालय के सदी में परमिट, परमिट और अनुज्ञप्ति, और जो भी अधिकरण वगैरह जो भी आपको जो कार्रवाई करते हैं इस संबंध में, परमिट और अनुज्ञप्ति के संबंध में जो भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है, उनके मामले में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी। तो अपने एक ही शब्द याद रखना है कि परमिट और अनुज्ञप्ति के संबंध में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। ना ही वो कोई व्यादेश दे सकता है कि भैया भाई व्यादेश दे दे कि भैया रोक लगाता है, तो वो रोक भी नहीं लगा सकता है ना। तो कुल मिला के कोई अधिकारिता नहीं है, इसका मतलब व्यादेश भी जारी नहीं कर सकता। तो वो तो अपन कॉमन सेंस की बात है। तो परमिट और अनुज्ञप्ति के मामले में जो है सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के तहत, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें परमिट नहीं दिया, या परमिट से संबंधित कोई कार्रवाई है या आपकी अनुज्ञप्ति से संबंधित कार्रवाई है वो चला जाए सिविल न्यायालय कोई बात कर दे, या मान लो कोई स्टे लेने की बात करे, तो ऐसा कोई जो है प्रोविजन इस अधिनियम में नहीं है। यानी सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। सिविल न्यायालय, तो ये अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना है। इसमें एक चीज याद रखना है कि किस मामले में नहीं है, परमिट और अनुज्ञप्ति से संबंधित कोई भी कार्रवाई हो, समस्त कार्रवाई मान लो आप, है ना, कोई भी कार्रवाई हो उसके संबंध में आप सिविल न्यायालय नहीं जा सकते। सिविल न्यायालय कुल मिला के आपको कोई उपचार उपलब्ध नहीं करा सकता इस मैटर पे, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ये खैर अपन ने नहीं पढ़ना है ना,
ये तो केवल सेक्शन आप याद कर लेना, बाकी अपन ने पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्या नियम बनाए क्या, तो ये कोई मतलब है, हर चैप्टर में आपको नियम बनाने वाला चैप्टर जो है कॉलम मिलेगा, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहे तो पढ़ने कोई खास नहीं रहते, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा है ना वही नियम बनाएगी, जो अधिनियम में अपन अभी तक पढ़ चुके वही चीजें सब इकट्ठी करके लिख देते हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए 96 क्या कहता है, सेक्शन 96। सेक्शन 96 कहता है इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ये क्या कहता है, मंजली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों की बाबत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और 96 कहता है इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो दोनों की हेडिंग याद रख सकते हैं आप कि मंजली गाड़ी और ठेका गाड़ियों के संबंध में नियम किस धारा में बनाती है, 95 में बनाती है। और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के लिए जो नियम है 96 में जो है राज्य सरकार बना सकती। कौन बनाता है, राज्य सरकार। और यहाँ भी राज्य सरकार बनाती है, तो ये याद रखना है, बाकी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, दोनों की दोनों को। अब देखिए दोनों छोड़ दीजिए, काफी बड़े भी है और कोई मतलब भी नहीं है, आपका अपने मतलब के नहीं है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर 6 जो है राज्य परिवहन उपकरणों के बारे में विशेष उपबंध है ना। तो ये दोनों सेक्शन ही याद रखना है ना, कोई ज्यादा इसमें आपको जोर नहीं देना। अध्याय जो है अध्याय 6 है, परिभाषा दी गई है सबसे पहले तो सेक्शन 97 में। जो अध्याय 6 है वो आपका राज्य परिवहन उपकरणों के बारे में विशेष उपबंध कहता है, राज्य परिवहन उपकरण है उनके बारे में। ये कहता है इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सड़क परिवहन सेवा से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है। तो सिंपल सी परिभाषा दी गई है कि भैया सड़क के माध्यम से जो भी सेवा, परिवहन सेवा जो भी आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, परिवहन सेवा हो या भाड़े पर हो या पारिश्रमिक, जो सेवाएं आपको सड़क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे परिवहन के रूप में हो, चाहे भाड़े के रूप में हो, चाहे यात्री को ढोने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, या माल को ढोने के रूप में हो, वो वाली सेवा क्या कहलाती है, दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा जो सेवाएं आपको प्रदान की जाती है वो परिवहन सेवा के अंतर्गत ही आती हैं, सड़क परिवहन सेवा के अंतर्गत आती है। सड़क परिवहन सेवा की परिभाषा दी है, सड़क परिवहन सेवा। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि सड़क के माध्यम से, रोड के माध्यम से, आप रोड पे जाते हो ना, चाहे आप गाड़ी में बैठ के जाओ चाहे माल लेके जाओ, दोनों जो प्रकार की सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं वो सड़क परिवहन सेवा के अंतर्गत आती है। चाहे चाहे आप बस से सफर कर रहे हो, चाहे आप अपना माल ट्रक के द्वारा यहाँ से वहां ले जा रहे हो, दोनों के दोनों क्या है, सड़क परिवहन सेवा के अंतर्गत आती है। जो भी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाए, ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तियों के, यात्रियों को जाने वाली, माल ले जाने वाली सेवाएं भी सड़क परिवहन सेवा के अंतर्गत आती है। 98 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 98 कहता है, सेक्शन 98 कहता है इस अध्याय का अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। मतलब अध्याय 5 पर अध्यारोही होगा, अगर कोई बात इस दोनों में असंगत है तो फिर इस अधिनियम, इस जो चैप्टर की बात है वो उस पर लागू होगी। मान लो अध्याय 5 में कोई ऐसी बात है जो इस अधिनियम से, मतलब इस चैप्टर से जो है मैच नहीं खाती, तो फिर किसकी बात को अधिमान्यता दी जाएगी, इस चैप्टर की बात को अधिमान्यता दी जाएगी। ये कैसा, इस अध्याय और उसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए किसी आदेश के उपबंध अध्याय 5 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के बारे में प्रभावी होती है। तो प्रभावी का मतलब यही होता है जब असंगतता होती है, दोनों में डिफरेंस होता है कि भाई कौन से अधिनियम, कौन से चैप्टर की बात माने, यहाँ कुछ और कह रहा है, यहाँ कुछ और कह रहा है। तो ऐसे में जो कह रहा है कि फिर अध्याय 6 के जो प्रोविजन है वो लागू होंगे, जो भी पुण्य अध्याय 5 पढ़ा है उसमें फिर कौन से प्रोविजन लोग लागू होंगे, अध्याय 6 के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। कब, जब असंगतता होगी, असंगतता की दशा में, है ना, असंगतता की दशा में, ऐसा नहीं कि नॉर्मल है तो कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन असंगतता है तब, दोनों में मेल नहीं खा रहे हैं तब, उस समय असंगत होने की दशा में, असंगत होने की दशा में ही लागू होंगे, है ना। नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं तो फिर लागू होंगे, लेकिन अगर असंगत है, दोनों चैप्टरों की बात मिलाई जाए, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, तो फिर चैप्टर 6 के जो प्रोविजन है वो लागू होंगे। अब सेक्शन 99 क्या कहता है,
सेक्शन 99 कहता है राज्य परिवहन उपकरण की सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्तावना का तैयार किया जाना और प्रकाशन। ये कह रहा है प्रस्तावना, है ना, और उसका प्रकाशन, सड़क परिवहन सेवा की प्रस्तावना करना, है ना। कैसे की जाएगी प्रस्तावना? देखिए इसमें दो तीन है, दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है जहां किसी राज्य सरकार की यह राय है कि एक दक्ष यथोचित मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से लोक हित में आवश्यक है कि साधारण सड़क परिवहन सेवाएं अथवा उसके किसी क्षेत्र या मार्ग या भाग के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा या राज्य परिवहन उपकरण द्वारा चाहे अन्य व्यक्तियों या पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जन करके या अन्यथा चलाई जाए, चालू रखी जाए, वहां राज्य सरकार उन सेवाओं के स्वरूप की जिसके उपलब्ध कराए जाने की प्रस्तावना है, उस क्षेत्र या मार्ग की जिस पर उसे चलाने की प्रस्तावना है, विशिष्टियां और उससे संबंधित अन्य सुसंगत विशिष्टियां देते हुए एक स्कीम के संबंध में प्रस्तावना बना सकेगी और ऐसी बनाई गई प्रस्तावना को राज्य में राज्यपत्र में और उस क्षेत्र या मार्ग में जिसमें ऐसी स्कीमें चलाने की प्रस्तावना है परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से भी जो ऐसी प्रस्तावना बनाने वाली अन्य सरकार ठीक समझे प्रकाशित कराएगी। ये काय की प्रस्तावना कर रहा है ना, ये कह रहा है परिवहन चलाना चाहते कुल मिला के जनता के हित में। सरकार को लगता है जैसे कि अभी मान लीजिए अभी सरकार ने कर रखा है ना, ठेकों पे गाड़ी दे रखी, उसी तरीके का है कि सरकार को लगता है कि परिवहन सेवा देनी चाहिए। परिवहन सेवा में तो आप जानते ही ऊपर पढ़ाई है पुनः, परिवहन सेवा का मतलब क्या, सड़क परिवहन सेवा में दोनों माल के हो चाहे यात्रियों के लिए, तो दोनों में से किसी भी, या तो पूरे राज्य के लिए चलाना चाह रही हो या किसी क्षेत्र विशेष के लिए चलाना चाह रही हो या स्पेशल कोई सुविधाओं के लिए चलाना चाह रही हो, तो सरकार क्या करेगी कि स्कीम बनाएगी, स्कीम कुल मिला के बनाएगी, स्कीम बना करके उसका राजपत्र में क्या करेगी, प्रकाशन करेगी, मतलब ऑफर देगी लोगों को कि भैया इस तरीके का एक वाहन हम चलवाना चाहते हैं, जो लोग भी इस पे क्या हो सहमत हो वो आके क्या कर सकते हैं, टेंडर डाल सकते हैं। तो ये प्रस्तावना करेगी टेंडर डलवाने के लिए, क्या करेगी, प्रस्तावना। तो सरकार क्या कर सकती है, प्रस्तावना कर सकती है टेंडर डलवाने के लिए कि भैया को जो भी इच्छुक व्यक्ति हो, उसमें पैसे वगैरह जो भी सारी चीजें होंगी कि कितना सरकार को देना है, कितना जो होता है वो सारी स्कीम में पूरी पूरी जो स्कीम रहती है उसमें सारी डिटेलें रहती हैं कि भाई इतना इतना जो है आपको भुगतान करना, ये करना वो करना, तो किस तरीके से टेंडर वगैरह होंगे वो उसके बारे में। तो सरकार एक स्कीम बना के क्या कर सकती है, प्रस्तावना लोगों से कर सकती है। और एक समाचार पत्र, एक जो लोकल भाषा का है, एक लोकल न्यूज़पेपर में भी क्या करेगी, खबर को निकलवा देगी, जो लोकल लैंग्वेज होगी वहां पे उसमें निकलवाएगी प्रकाशन, तभी तो लोग प्रकाशन कर पाएंगे, अगर लोगों को सूचना नहीं मिलेगी तो कैसे। तो जो भी इच्छुक होगा सरकार की स्कीम का, जो भी लाभ लेना चाहता होगा, जिसको लगता है कि नहीं कराया सर, मतलब वो प्रस्तावना कर सकता है, तो वो वहां प्रस्तावना कर सकता है। एक तरीके से ये मान लीजिए कि सरकार कुल मिला के टेंडर टाइप का निकालती है, जो भी व्यक्ति उसको स्वीकार करना चाहे आके स्वीकार कर सकता है। अब मान लीजिए सरकार ने, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में जो टेंडर ही के थ्रू चल रही है बसें, परिवहन बचे ही नहीं हुई, आके यहाँ से यहाँ पे बस चलनी है, आगे कौन कर सकता है, तो जो चाहेगा जो इच्छुक होगा उसको मिल जाएगा। तो उस स्कीम के तहत जैसे सरकार ने बनाए हो नियम वगैरह। दूसरा कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए जब कोई प्रस्तावना इस उपधारा के अधीन प्रकाशित की जाती, तब ऐसी प्रस्तावना के प्रकाशन की तारीख से किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावना के लंबित रहने के दौरान अस्थायी परमिट के सिवाय कोई परमिट नहीं दिया जाएगा, और ऐसी अस्थायी परमिट दिए जाने की तारीख से केवल 1 वर्ष की अवधि तक या धारा 100 के अधीन स्कीम के अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर वो विधिमान होगा। तो ये कह रहा है कि जब तक जो प्रकाशन की अवधि है, प्रकाशन की अवधि जब तक समाप्त नहीं हो जाती, तो उसमें अस्थायी रूप से जो है सरकार क्या देगी, तो कुल मिला के पहले जो परमिट होगा वो अस्थायी होगा, अस्थायी। तो जब अस्थायी परमिट दिया जाएगा, और वो अस्थायी परमिट कब तक लागू रहेगा, जब तक कि इसमें लिखा है लंबित रहने के दौरान अस्थायी परमिट के सिवाय कोई परमिट नहीं दिया जाएगा, और ऐसा अस्थायी परमिट दिए जाने की तारीख से केवल 1 वर्ष की अवधि तक, ये याद रखना है, 1 वर्ष की अवधि। तो 1 वर्ष की अवधि या कह रहा है प्रकाशन की तारीख तक, 1 वर्ष की अवधि तक या धारा 100 में
अधीन इस स्कीम के अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख, सेक्शन 100 की बात कह रहा है कि सेक्शन 100 के अधीन अंतिम स्कीम के प्रकाशन की तारीख तक, अंतिम स्कीम के प्रकाशन की तारीख, तो इसमें से जो भी पूर्वतर हो, जो भी पहले हो जाए, उतनी अवधि के लिए क्या दिया जाएगा, जो है आपको अस्थायी रूप से जो है परमिट जारी किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है इसमें ये वाली चीज कि जो अस्थायी परमिट कब तक दिया जाएगा, या तो 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा, मतलब विधिमान होगा, या फिर जो भी अंतिम स्कीम सरकार निकालती है उसके प्रकाशन की तारीख तक जो है आपका जो है अस्थायी रूप से जो परमिट दिया जाएगा वो वैलिड माना जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखना, या तो 1 वर्ष की अवधि हो सकती है, या अंतिम रूप से जो प्रकाशन है स्कीम का, जो अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाता है उसकी अवधि तक क्या रहेगा, वो अस्थायी परमिट जो है वैलिड रहेगा। तो ये दो चीजें आपको इसमें याद रखना है, केवल है ना, दो चीजें इसमें याद रखना है कि जो अस्थायी परमिट है कब तक रहेगा, अपने मतलब का दो ही चीजें हैं, 1 वर्ष की अवधि, या जो अंतिम स्कीम कह लीजिए, जो फाइनल स्कीम सरकार जो निकालेगी उसके प्रकाशन की तारीख तक जो है, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, या ये पहले हो जाता तो यहाँ तक, ये पहले हो जाता तो यहाँ तक, जो भी पूर्वतर हो जाएगा उतनी अवधि तक जो क्या रहेगा, आपका जो अस्थायी लाइसेंस है रहेगा, अनुमति रहेगी। 100 देखिए, 100 के अधीन कह रहे थे ना, धारा 100 कहती प्रस्तावना पर आपत्ति है जी, इसीलिए लिखा था क्योंकि ये आपत्ति वगैरह जो है जो भी व्यक्ति करेगा उसका अंतिम निपटारा होगा ना, तो उस वजह से आपत्ति पर निपटारा, प्रस्तावना पर जो भी आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो उस पर आपत्ति की जा सकती है। पहला कहता है राजपत्र में किसी स्कीम के संबंध में प्रस्तावना के प्रकाशन पर तथा उस क्षेत्र या मार्ग में जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्तावना परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंतर उसके बारे में आपत्तियां राज्य सरकार के समक्ष फाइल कर सकेगा। ये आप जानते ही हैं, ये तो प्रस्तावना का सामान्य नियम है कि 30 दिन के भीतर आप आपत्ति कर सकते हैं, 30 दिन के भीतर। ये भी याद रखेंगे कि अगर कोई सरकार ने स्कीम निकाली है और कोई भी लोकल व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको उस पर जो है आपत्ति है, तो वो 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति क्या कर सकता है, दर्ज करा सकता है, सरकार उसका निराकरण करेगी। तो 30 दिन के भीतर ये अपने को याद रखना है, कितने दिन के भीतर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर। जो प्रकाशन कराया सरकार ने उसकी तारीख से, प्रकाशन के बाद ही तो होगा, तभी नॉलेज में तो आपको तभी आएगा जब प्रकाशन होगा। तो जैसे ही नॉलेज में आ जाता है, आपके ज्ञान में आ जाता है प्रकाशन हो चुका है, मतलब ज्ञान में आ गया है, आपने पढ़ लिया है, तो जैसे प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का और समय मिलेगा, उस समय आप क्या कर सकते हो, उसमें आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हो। आपत्ति कुछ भी हो सकती है जो आपको ठीक लगता है ना, आपको लगता है कि नहीं इस क्षेत्र के लिए इस तरीके का होना चाहिए सरकार ने इतना, तो आप अपनी राय दे सकते हो, आपत्ति बता सकते हो, अगर ठीक लगेगा तो वो आपके हिसाब से कर सकते हैं, नहीं लगता है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, क्योंकि सब लोगों की आपत्ति देखी जाएंगी, सारी चीजें देखी जाएंगी उसके हिसाब से। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, राज्य सरकार ऐसी आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात तथा आपत्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधियों और राज्य परिवहन उपकरण के प्रतिनिधियों को यदि वे चाहे इस विषय में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे प्रस्तावना का अनुमोदन या उसमें परिवर्तन कर सके। जो मैंने बताया अभी वो ये कह रहा है कि राज्य सरकार जो है, जो व्यक्ति ने आपत्ति की है उस व्यक्ति की सुनने के बाद, या उसके प्रतिनिधि हो सकते हैं उनको सुनने के बाद, इसके अलावा जो राज्य परिवहन उपकरण के प्रतिनिधि वगैरह होते हैं उनकी भी राय, क्योंकि उनकी भी अपनी राय होगी ना, तो कुल मिला के सब लोगों को सुनने के बाद राज्य सरकार अगर चाहती है तो उसमें परिवर्तन के साथ लागू कर सकती है, या जैसा वो करना चाहे वैसा वो आदेश पारित कर सकती है। तो ये तो कॉमन है, तो कुल मिला के सुना जाएगा, अगर उनको लगता है सरकार को कि सुनना चाहिए तो सुन सकती, दोनों पक्षों को सुन लेगी, उसके बाद जो सरकार है जैसा भी उपयुक्त समझे वैसा आदेश कर सकती है, या तो परिवर्तन के साथ लागू कर सकती है, या अपनी पूर्व तरह जैसी स्कीम बनाई थी वैसे ही उसको लागू कर सकती है। तीसरा कहता है उपधारा 2 के अधीन अनुमोदित या उपांतरित रूप से प्रस्तावना के संबंधित स्कीम तब ऐसी स्कीम बनाने वाली राज्य सरकार द्वारा राज्य पत्र में और उस स्कीम के असंगत उस स्कीम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, और वैसा हो जाने पर वह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अंतिम होगी तथा अनुमोदित स्कीम कही जाएगी। जिस क्षेत्र या मार्ग से
वह संबंधित है, वह अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग कहलाएगा। परंतु ऐसी कोई स्कीम जो किसी अंतरराज्यिक मार्ग से संबंधित है, तब अनुमोदित स्कीम समझी जाएगी जब उस पर केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन हो, अन्यथा नहीं। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब फाइनल हो जाता है तो फाइनल होने के बाद एक बार और स्कीम को प्रकाशित किया जाएगा, वही जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ भी प्रकाशन करा जाएगा। तो फाइनल जब स्कीम हो जाती है मतलब अब फाइनल डिसाइड हो गया कि हाँ इस तरीके से जो है वाहन चलेंगे, परिवहन होगा उसका, तो फाइनल क्या करा जाएगा, उसका प्रकाशन कराया जाएगा फाइनल, चाहे वो संशोधन के साथ हो या संशोधन के बिना हो, जैसे भी हो। तो उसका एक तरीके से फिर फाइनल रूप से एक फाइनल जो है प्रकाशन कराया जाएगा, जैसे पहले कराया था लोकल, जो कम से कम एक लोकल जो है अखबार है उसमें जो है उसका प्रकाशन कराया जाएगा। और क्या माना जाएगा कि जो है कौन सा था, तीसरा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अंतिम होगा। तो जैसे ही वो प्रकाशन की तारीख को क्या हो जाएगा, प्रकाशन की तारीख से अंतिम समझा जाएगा, मतलब अंतिम फैसला है बस, अब ये फाइनल हो गया है कुल मिला के, तो अंतिम हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा प्रकाशन की तारीख। तो ये क्या है, लास्ट है, बिल्कुल फाइनल हो गया तो अंतिम प्रकाशन माना जाएगा। तो प्रकाशन की तारीख से ही वो क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। और क्या कह रहा है, इसे क्या माना जाएगा, इसे अनुमोदित स्कीम कही जाएगी। क्या माना जाएगा, अनुमोदित स्कीम। स्कीम, ये शब्द याद रख सकते हैं आप, अनुमोदित स्कीम। जो फाइनल प्रकाशन जो होगा उसको क्या माना जाएगा, ये पूछा जा सकता है सब, कि जो फाइनल प्रकाशन क्या होगा, अनुमोदित स्कीम माना जाएगा, है ना, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करता है कि अगर कोई जो स्कीम थी वो अंतर राज्य थी, ये याद रखना है आपको, परंतु परंतु जो है इसका याद रखना है कि अगर अंतर राज्य मार्ग है, अगर जो अनुमत जो स्कीम थी वो कैसी है, अंतर राज्य। अंतरराज्यिक मतलब दो राज्यों का मैटर की बात है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, इस तरीके का कोई मैटर है। तो स्कीम फाइनल कब मानी जाएगी, ये कहता है जब केंद्र सरकार की अनुमति हो जाती, तो ये याद रखना, अंतरराज्यिक परिवहन की दशा में बस केंद्र सरकार लिख लीजिए, केंद्र सरकार। तो इतना आप उनको याद रखना है कि अगर अंतरराज्यिक परिवहन की दशा में जो है केंद्र सरकार की अनुमति से स्कीम को फाइनल माना जाएगा, केंद्र सरकार की अनुमति से। क्या माना जाएगा, वो स्कीम फाइनल मानी जाएगी। तो कुल मिला के स्कीम फाइनल कब होगी, अगर अंतरराज्यिक परिवहन है तो फिर केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही वो जो है स्कीम फाइनल मानी जाएगी। तो ये याद रखने वाली बात है इसमें, केंद्र सरकार वाली, कि अगर अंतरराज्यिक परिवहन की बात करें, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो ऐसे मामलों में जो है केंद्र सरकार की जो अनुमति होगी उसके बाद जो स्कीम होगी वो फाइनल मानी जाएगी। चौथा देखिए इसमें क्या कहता है, चौथा कहता है इस धारा में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई स्कीम उपधारा 1 के अधीन स्कीम से संबंधित प्रस्तावना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के अंदर राजपत्र में उपधारा 3 के अधीन अनुमोदित स्कीम के रूप में प्रकाशित नहीं की जाती है, वहां प्रस्तावना व्यवगत हो गई समझी जाएगी। ये भी याद रखेंगे कि अगर 1 वर्ष के भीतर प्रकाशन नहीं होता, 1 वर्ष के भीतर मतलब 1 वर्ष की अवधि है इनके लिए कि जो भी प्रस्तावना की है उसको फाइनल कर लें। अगर ये 1 वर्ष के भीतर जो है अपनी प्रस्तावना को फाइनल नहीं कर पाते तो कुल मिला के वो प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर इनको दोबारा से प्रस्तावना निकालनी पड़ेगी, नई प्रस्तावना निकालनी पड़ेगी। तो जो प्रस्तावना इन्होंने निकाली थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो 1 वर्ष के भीतर प्रस्तावना को क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष के भीतर, ये कहा चौथा, 1 वर्ष के अवधि के अंदर राजपत्र की अनुमोदित स्कीम के रूप में प्रकाशित नहीं की जाती, वहां प्रस्तावना व्यपगत हो जाएगी, यानी समाप्त हुई। 1 वर्ष के भीतर प्रस्तावना समाप्त हो जाएगी या वापस ले ली जाएगी, वापस मान ली जाएगी या समाप्त मान ली जाएगी, अब उनको याद रखना है बस। तो समाप्त हो जाएगी या व्यपगत हो जाएगी, यानी वापस हो जाएगी, व्यपगत का अर्थ वैसे वापस हो जाएगी है, लेकिन अब उनको तो याद रखना है, तो बस इतना याद रखें कि जो प्रस्तावना 1 वर्ष के भीतर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसको समाप्त मान ली जाएगा। तो 1 वर्ष के भीतर ही इन्हें तो स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब जो भी है, जो भी प्रोसीडिंग है इनकी पूरी 1 वर्ष के भीतर उसी में उनको प्रकाशन वगैरह करना पड़ेगा। और अगर 1 वर्ष के भीतर भी जो प्रकाशन वगैरह नहीं कर पाते, फाइनल वगैरह नहीं कर पाते हैं, जो प्रस्तावना क्या है, व्यपगत हो जाएगी। तो ये अपने लिए ये भी पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, ये भी आप उनको याद रखना है इस सेक्शन में, है ना।
तो एक अपना केंद्र सरकार वाली बात याद रखना है और दूसरी अपन को ये वाली बात याद रखना है। केवल 2 इसमें चीजें अपन को याद रखना है। और 30 दिन वाला आप कॉमन है, तो वो तो आप वैसे भी जानते हैं कि 30 दिन के भीतर जो है प्रस्तावना पर आपत्ति वगैरह है कोई व्यक्ति कर सकता है। तो 3 पॉइंट मान लीजिए, एक तो आपत्ति 30 दिन के भीतर कर सकते हैं, दूसरा अंतरराज्यिक अगर परिवहन वाली सेवा है उसके बारे में कोई प्रस्तावना है तो केंद्र सरकार की अनुमति से ही फाइनल होगी। तीसरा पॉइंट इसमें निकलता है कि जो प्रस्तावना है उसको 1 वर्ष के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए, नहीं तो वो व्यपगत हो जाएगी। ठीक, ये अपन के लिए 3 पॉइंट इसमें निकलते हैं। अब देखिए 101 बड़ा अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है धारा स्पष्टीकरण लिखा छोड़ दीजिए। स्पष्टीकरण 1 वर्ष की अवधि की संगणना करने में ऐसी कालावधि या कालावधियां जिसके दौरान धारा 3 के अधीन अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन किसी न्यायालय की रोक या आदेश के कारण रुक गया था, अब वर्जित कर दी जाएगी। तो ये तो आप जानते हैं जितनी अवधि रुक गई थी, भले ही कोई न्यायालय ने कोई आदेश दिया हो, उसकी वजह से अधिसूचना नहीं निकल पाई हो, तो वो अवधि काउंट नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि मान लो हो सकता है किसी क्षेत्र में राज्य जो है आपका प्रस्तावना के संबंध में कोई रोक लगी हुई या न्यायालय की वजह से रोक लगी, तो जो अवधि रुकी हुई है जितनी भी दिन के लिए रुकी जाएगी वो इसमें काउंट नहीं की जाएगी। सेक्शन जो है 101 101 कहता है राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थिति में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना। ये अतिरिक्त सेवा है, अतिरिक्त सेवा, इसमें अतिरिक्त सेवा लिख लेंगे बस। अतिरिक्त सेवा किसके द्वारा? राज्य परिवहन के द्वारा, जो है राज्य परिवहन द्वारा है, राज्य परिवहन उपकरण जो होते हैं उनके द्वारा अतिरिक्त सेवा। ये कहता है धारा 87 में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य परिवहन उपक्रम लोकहित में विशेष अवसरों पर, जैसे मेले जो अपन पहले पढ़ चुके हैं वो उसी के हैं। कह रहा उसमें वो धारा 87 में भले ही कोई बात हो, फिर भी अगर स्पेशल चलाना चाहे, स्पेशल जैसे ट्रेनें चलती हैं वैसे ये स्पेशल परिवहन भी चला सकते हैं वाहन। कब चला सकते हैं? जब कोई मेले हैं, धार्मिक सम्मेलन वगैरह होते हैं, यात्रियों के परिवहन के लिए अतिरिक्त सेवाएं चलाई जा सकती हैं। जैसे कभी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां विशेष महत्व होता है धार्मिकता का या मेलों का, और भी रीजन हो सकते हैं, तो उस वजह से जो है अतिरिक्त सेवाएं जो है के लिए बस वगैरह जो भी है सुविधाएं जो परिवहन कह सकते हैं, तो परिवहन सेवाएं चलाई जा सकती हैं, अतिरिक्त सेवाएं चला सकेगा। परंतु राज्य परिवहन उपकरण संबंधित परिवहन प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त सेवाओं के चलाए जाने के बारे में अविलंबित सूचित करेगा। ये कह रहा है संबंधित परिवहन उपकरण, कोई बात, संबंधित परिवहन उपकरण का मतलब है जब 2 स्टेटों की बात है, मान लो हम एमपी में रहते हैं, कोई ऐसा हमारे आसपास, मान लो हम एमपी में रहते हैं और हमारे आसपास मान लो यूपी लगा है, 100 150 200 जितने भी किलोमीटर है आसपास में ही लगा है। अब हम लोग वहां रहते हैं तो उनको पता है कि यहाँ के लोग भी वहां जाते हैं, कोई ऐसा धार्मिक स्थल है, कोई मेला है जहाँ लोग जाते हैं, तो दो परिवहन जो उपकरण है उनके बीच की बात हो गई ना, तब जब चलाते हैं तो दूसरे जो स्टेट के परिवहन जो उपकरण है उनको भी सूचना देनी पड़ेगी। राज्य परिवहन जो उपक्रम है संबंधित परिवहन प्राधिकरण से, तो उनको भी सूचना वगैरह देनी पड़ेगी। तो जो भी संबंधित हो उससे, जहां बस चल रही है उधर से जो भी संबंधित, जो भी रिलेटेड हो, चाहे वो एक स्टेट की बात कर लो चाहे अदर स्टेट की बात कर लो, तो जो भी संबंधित उपक्रम है जहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं, वहां का जो संबंधित उपक्रम होगा उसको आपको सूचना वगैरह देनी पड़ेगी, तब जाके ऐसी स्कीम लागू कराई। तो इसका हेडिंग ही याद रख सकते हैं आप। 102 कहता है स्कीम का रद्द किया जाना या उपांतरित किया जाना। सेक्शन 102 ये कह रहा है स्कीम को कब बंद कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ये कहता है पहला, इसमें 2 ही क्लॉज हैं। कहता है यदि राज्य सरकार किसी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वे प्रस्तावित रूपांतरण की बाबत राज्य परिवहन उपकरण की, या दूसरा कहता है किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित रूपांतरण से प्रभावित होना संभव है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात किसी अनुमोदित स्कीम को रूपांतरित कर सकेगी। ये क्या कह रहा है भाई? ये यही कह रहा है कि सरकार अगर चाहे तो रूपांतरित कर सकती है स्कीम को। किसको सूचना देगी? जो भी प्रभावित होगा। राज्य परिवहन उपकरण है तो वो तो प्रभावित हो गई होगा, तो उसको सूचना दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिसने प्रस्तावना की थी, स्वाभाविक सी बात है कि अगर स्कीम को रूपांतरित किया जाता है तो वो भी प्रभावित होगा,
तो उसको भी सूचना दी जाएगी और उसको भी सुना जाएगा। तो दोनों को सुनने के बाद कौन रूपांतरित कर सकता है? राज्य सरकार। बस इतना याद रखेंगे, राज्य सरकार किसी भी समय जो है स्कीम जो उसने निकाली थी उसको रूपांतरित कर सकती, ठीक है। और जो भी व्यक्ति उससे प्रभावित होगा, चाहे वो राज्य परिवहन उपकरण हो या जो प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति हो या प्रस्थापना से प्रभावित होने वाला व्यक्ति हो, उसको सूचना दी जाएगी और उसको सुनवाई का अवसर देने के बाद उस अनुमोदित स्कीम को रूपांतरित कर दिया जाएगा, है ना। उस अनुमोदित स्कीम को क्या कर दिया जाएगा? रूपांतरित कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो किस किस को याद रख सकते हैं? राज्य परिवहन उपक्रम को, और दूसरा प्रस्तावना के उपांतरण से प्रभावित व्यक्ति को। तो दो चीजें याद रख सकते हैं, राज्य परिवहन उपक्रम और प्रभावित व्यक्ति। प्रभावित व्यक्ति अकेला शब्द लिखा है आपने, तो प्रभावित व्यक्ति काय से प्रभावित? जो प्रस्तावना से प्रभावित व्यक्ति, इनको सबको सुनवाई का अवसर देने के बाद जो स्कीम में रूपांतरण किया जा सकता है। दूसरा कहता है राज्य सरकार उपधारा 1 के अधीन प्रस्तावित किसी उपांतरण को राज्यपथ में और उस क्षेत्र में जिसको ऐसे उपांतरण के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है, परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के एक समाचार पत्र, जो कॉमन बात को पहले ये समाचार पत्र में प्रकाशित करेगी और उसमें वह तारीख होगी जो राजपत्र में ऐसे प्रकाशन की तारीख से 30 दिन से कम की नहीं होगी, और वह समय और स्थान भी होगा जहां इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन की राज्य सरकार द्वारा सुनवाई की जाएगी। तो ये तो आप जानते हैं कि भाई साहब, जब भी कोई उपांतरण हो, चेंज हो, कुछ भी होगा तो उसका प्रकाशन कराया जाएगा और 30 दिन का लोगों को जो होता है उस पर आपत्ति करने का अवसर दिया जाता है। तो दोबारा से अगर मान लो स्कीम प्रभावित हो गई है या उसमें परिवर्तन हो गया है, कोई संशोधन वगैरह हुआ है, तो राज्य सरकार फिर से क्या कराएगी? उसका प्रकाशन आदि कराएगी। प्रकाशन आदि कराने के बाद जो है उसको क्या कराया जाएगा? उसको जो भी आपत्ति वगैरह है 30 दिन के भीतर वो आपत्ति वगैरह ली जाएंगी और उसका निराकरण वगैरह किया जाएगा। और प्रकाशन कैसे कराया जाएगा? वही एक समाचार पत्र, जो लोकल समाचार पत्र होता है वहां पर क्या कर दिया जाएगा? उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा, जो भी संशोधन वगैरह थे उसके सहित। अब 103 कहता है राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना। ये किसको परमिट दिया जाना? राज्य परिवहन उपक्रमों को। राज्य परिवहन उपकरण, उपक्रम या उपक्रमों को क्या है? परमिट दिया जाना। वो परमिट, राज्य परिवहन उपकरणों को परमिट। ये देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है पहला, जहां किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाड़ी परमिट या मालवाहक परमिट या ठेका गाड़ी परमिट के लिए ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए आवेदन करता है, वहां जब उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है, तब राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी अन्य दशा में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अध्याय 5 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए राज्य परिवहन उपक्रम को ऐसे परमिट देगा। तो ये कह रहा है चाहे वो ठेका गाड़ी के रूप में हो, चाहे आपका मालगाड़ी के रूप में हो, चाहे आपका यात्री, ये कह सकते हैं यात्री गाड़ियों के रूप में हो, मंजिली गाड़ी मतलब यात्री गाड़ी, तो यात्री गाड़ियों के रूप में हो, अगर उक्त क्षेत्र या मार्ग एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है। ये कब की बात कह रहा है? जब एक से अधिक क्षेत्रों में पड़ता है, प्रदेशों में पड़ता है, एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है, एक से अधिक प्रदेशों में पड़ता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, फिर दूसरी स्टेट से, मतलब इस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके का अगर परिवहन है तो उनके लिए क्या कह रहा है? प्रादेशिक परिवहन, चाहे जैसी भी स्थिति हुई, ये कह रहा है राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी अन्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, तो दोनों ही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण भी है और आपका प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण भी है, इसमें ही जोड़ सकते हैं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। ठीक है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो तो इन दोनों को क्या दिया जाएगा? एक परमिट इशू किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब एक से अधिक प्रदेशों से होकर जाता हो मार्ग, जो मार्ग है वो एक से अधिक प्रदेशों से होकर जाता हो, उस स्थिति में जो है राज्य परिवहन उपक्रम या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उसको क्या किया जाएगा? उसको एक जो है परमिट इशू किया जाएगा। दूसरा कहता है इस प्रयोजन
से कि अनुमोदित स्कीम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के बारे में कार्यान्वित की जाए, यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आदेश द्वारा एक कहता है, मतलब कैसे लागू की जाएगी, जो संबंधित स्कीम है उसको लागू कराने के बारे में कह रहा है। तो यथास्थिति जो राज्य परिवहन प्राधिकरण है या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है, वो आदेश द्वारा क्या जारी कर सकता है, दो तीन चीजें लिखी हैं। पहला कहता है ए, कोई अन्य परमिट देने या उसका नवीनीकरण करने के लिए आवेदन को ग्रहण करने से इनकार कर सकेगा अथवा किसी ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकेगा जो लंबित हो। तो ये शर्तें वगैरह लगा सकते हैं कि भी आवेदन जो है कैसे ग्रहण किया जाएगा, उसको अस्वीकार कैसे किया जाएगा, उसका नवीनीकरण कैसे होगा, या उसको लंबित है तो उसको कैसे निपटाया जाएगा मामलों को, उसके बारे में क्या कर सकता है, ये आदेश वगैरह जारी कर सकता है। आवेदन कैसे करने की क्या प्रक्रिया होगी, है ना, उसको इनकार करने के क्या आधार होंगे, उसकी ये सारी चीजों के बारे में जो है आपको ये जो है राज्य परिवहन उपकरण और प्रादेशिक परिवहन उपकरण ये नियम वगैरह बना सकते, बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना होगा। दूसरा, किसी विद्यमान परमिट को रद्द करना, जो पहले से आपका परमिट है उसको रद्द करने के बारे में तो नियम वगैरह जो है मतलब जो सरकार ने बनाए उनको, उनके बारे में ये जो आदेश वगैरह जो है जारी कर सकते हैं। अगला, किसी विद्यमान परमिट के निबंधनों में ऐसे उपांतरण कर सकेगा, मतलब कोई चेंज वगैरह करना चाहे तो। पहला वह परमिट किसी विनिर्दिष्ट तारीख से आगे के लिए प्रभावी हो जाएगा, अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अवधि को कुल मिला के रिन्यू टाइप का रिन्यू करना चाहते हैं उसके। अगला, उस परमिट के अधीन प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत यानों की संख्या घट जाए तो वो भी संख्या वगैरह है वाहनों की, वो उसके बारे में। अगला, उस परमिट के अंतर्गत क्षेत्र या मार्ग वहां तक कम हो जाए जहां तक कि वह परमिट अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग से संबंधित तो कुल मिला के वाहनों की संख्या को घटाना चाहते, कम करना चाहते तो उसके बारे में भी किसी मार्ग विशेष में। तो ये क्या कह रहा है, प्रयोजन को स्कीम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के बारे में कार्यान्वित की जाएगी यथास्थिति। तो स्कीम को कार्यान्वित कौन कराएगा, स्कीम स्कीम के कार्यान्वित करने में जो है आपके जो ऊपर लिखा है राज्य परिवहन उपक्रम या प्रादेशिक परिवहन उपकरण, इनके द्वारा क्या कराया जाएगा, स्कीम को जो है आपका लागू कराया जाएगा। उसमें जो नियम वगैरह हैं ये लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है, क्या करना है, तो कैसे फॉलो कराया जाए। तो कुल मिला के ये लोग कराएंगे इसे फॉलो, स्कीम तो सरकार बनाएगी और उसको प्रवर्तन कौन कराएगा, उनको प्रवर्तन ये लोग कराएंगे, राज्य परिवहन उपकरण और प्रादेशिक परिवहन उपकरण के द्वारा उसको लागू कराया जाएगा। तीसरा कहता है, शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा की गई किसी कार्रवाई या दिए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो कह रहा है इनके खिलाफ अगर ये लोग कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, ये भी याद रखना है कि अपील नहीं होगी। प्रादेशिक, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, ये याद रखना है कि राज्य परिवहन उपक्रम या प्रादेशिक परिवहन उपक्रम है जो भी है, तो अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं स्कीमों को लागू कराने के संबंध में, कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके खिलाफ कोई अपील आदि नहीं होगी। तो ये याद रखना है, क्योंकि केवल स्कीम को लागू ही तो करा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, तो उसके बारे में कोई जो है अपील आदि नहीं होगी। 104 देखिए, सेक्शन 104 क्या कहता है। 104 कहता है, अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बंधन, शर्तें हैं ये, निर्बंधन मतलब शर्तें, कोई अधिसूचित क्षेत्र हो सकता है उसके बारे में शर्तें। तो इसमें लिखा है, जहां किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत कोई स्कीम धारा 100 की उपधारा 3 के अधीन प्रकाशित की गई है, वहां यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई भी परमिट उस स्कीम के उपबंधों के अनुसार ही देगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है कि राज्य परिवहन यही लोग देते हैं, दोनों याद रखेंगे कि राज्य परिवहन प्राधिकरण है या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। कोई अधिसूचित वगैरह क्षेत्र वगैरह हो सकता है, स्पेशल कोई एरिया हो सकता है, स्पेशल कोई क्षेत्र हो सकता है, तो उसके बारे में कह रहा है कि उसके बारे में जो है स्कीम के अनुसार ही क्या दिया जाएगा, परमिट वगैरह दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा, परंतु कहता है, परंतु जहां अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट के लिए कोई आवेदन राज्य परिवहन उपकरण द्वारा नहीं दिया गया है, वहां यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत किसी व्यक्ति को अस्थायी परमिट इस शर्त पर दे सकेगा कि ऐसा परमिट उस क्षेत्र या मार्ग की बाबत राज्य परिवहन उपकरण को
परमिट दिए जाने पर प्रभावी नहीं रहेगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई परमिट किसके द्वारा नहीं दिया गया है, राज्य परिवहन, आपका लिखा है ना, एक मिनट, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन की एससी, एक मिनट, परमिट, राज्य परिवहन उपक्रम, राज्य परिवहन, राज्य परिवहन उपक्रम, राज्य परिवहन उपक्रम के द्वारा अगर कोई परमिट इशू नहीं किया गया है, कोई विनिर्दिष्ट क्षेत्र कह रहे हैं, जो विशिष्ट क्षेत्र उसके बारे में, अगर राज्य परिवहन उपक्रम के द्वारा कोई परमिट इशू नहीं किया गया है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है राज्य परिवहन, ये आपका क्या कहते हैं, राज्य परिवहन उपक्रम, एक मिनट, तो राज्य परिवहन या प्रादेशिक राज्य प्राधिकरण है, सॉरी, राज्य परिवहन प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकरण, और दूसरा है आपका प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। ये प्राधिकरण है, वो उपक्रम है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा नाम में थोड़ा पीछे अंतर आ जाता है। तो जो राज्य परिवहन अगर उपक्रम द्वारा अगर वो जो है अनुज्ञप्ति कुल मिला के अगर नहीं दी गई है, तो ये कहता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं। अस्थायी, अस्थायी परमिट, परमिट क्या कर सकते हैं, ये जारी कर सकते हैं, अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं, और वो भी किस शर्त के साथ, कि जैसा जब ये आपको परमिट जारी कर देंगे तो हमारा जो परमिट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अपने आप। जब ये आपको परमिट दे देंगे उसके बाद, स्वाभाविक सी बात है, जब ये परमिट दे देंगे तो इनके द्वारा जो जारी किया गया परमिट है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप इतना याद रखना है कि जब अगर परमिट जो है राज्य परिवहन उपक्रम, राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अगर जारी नहीं किया गया है, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं। शर्त यही रहेगी कि जब राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा आपको परमिट दे दिया जाएगा, उसके बाद जो है हमारा जो परमिट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब इनने दे दिए तो इनका परमिट जो है क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अपने याद रखना है कि ये उस अवधि के लिए क्या कर सकते हैं, अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं। तो कौन जारी करता है, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। किस स्थिति में, जब राज्य परिवहन उपक्रम के द्वारा कोई परमिट जारी नहीं किया जाता, किया गया हो, उस अवधि के लिए ये क्या कर सकते हैं, अस्थायी परमिट जारी कर सकते हैं। ये अस्थायी परमिटों की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जो परिवहन वगैरह जो भी है वो कार्रवाई वो रुके ना, है ना, क्योंकि अब उनके अनुमति से बैठे, पता पड़ा तब तक जो है सेवाएं, क्योंकि सेवाएं तो क्या है, जनता के लिए, जनता के हित के लिए है। अब लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, बोले तब तक ये उपक्रम जो है अपने काम करेगा, परमिट देगा, तब तक क्या करा जाएगा, तब तक बोले, मान लो कोई क्षेत्र, गांव है, कोई एरिया है, उदाहरण के लिए कोई बस नहीं चलती, अब सरकार चलाना चाहती है, अब प्राधिकरण की बोले तब तक अनुमति नहीं मिली, बेचारे जो है वहां के पैसेंजर जो है बेचारे परेशान होते रहेंगे। तो उसीलिए ये अस्थायी परमिट की जो है व्यवस्था कर दी गई कि भैया तब तक अस्थायी रूप से चलाते रहो, उसके बाद जब मिल जाएगा तो हमारा परमिट जो है खत्म हो जाएगा, उनका परमिट वैलिड रहेगा। तो क्योंकि कार्रवाई चलती रहती, लंबी चलती रहती ना, इसलिए तो जब तक भी नहीं हो जाता तब तक अस्थायी रूप से काम चलता रहेगा, है ना, तो कार्रवाई रुके ना, इसलिए। अब देखिए सेक्शन 105, ये थोड़ा काफी बड़ा है। ये कहता है प्रतिकर अवधारित करने के सिद्धांत और रीति और उसका संदाय। तो प्रतिकर अवधारित करने के सिद्धांत है इसमें, प्रतिकर, प्रतिकर के निर्धारण के सिद्धांत, निर्धारण। तो प्रतिकर कैसे निर्धारित किया जाएगा उसके बारे में है कि भैया उसके सिद्धांत बताएंगे और उसका संदाय कैसे किया जाएगा। ये कहता है पहला, इसको केवल पढ़ेंगे, जहां धारा 103 की उपधारा 2 के खंड ख या ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई विद्यमान परमिट रद्द किया जाता है या उसके निबंधनों में उपांतरण किया जाता है, वहां उस परमिट के धारक को राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रतिकर दिया जाएगा, जिसकी रकम यथास्थिति उपधारा 4 या उपधारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी। तो जी आगे पढ़ेंगे कि धारा 4 और 5 के अधीन कैसे निश्चित की जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर धारा 103 जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, 103 की उपधारा 2 के जो है खा होगा, खा में था किसी विद्यमान परमिट को पहले जो आपका परमिट था वो रद्द कर दिया गया है। दूसरा था आपका कि जो परमिट में शर्तों वगैरह थी उनमें चेंज वगैरह कर दिया जाता है। तो ऐसे मामले में जो भी व्यक्ति लाइसेंस धारी था या परमिट धारी था, उस व्यक्ति को कुल मिला के ये कह रहा है कि प्रतिकर दिलाया जाएगा।
अगर पहले से विद्यमान उसका परमिट था और या शर्तों में परिवर्तन कर दिया गया है, तो जो भी व्यक्ति था, जो भी परमिटधारी था, उसको क्या दिलाया जाएगा, उसको प्रतिकर दिलाया जाएगा। वो प्रतिकर कैसा होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे कि धारा 4 और 5 के अनुसार जो है उसकी प्रतिकर की जो भी रकम होगी, जो भी वो रकम क्या कह लीजिए या पैसे कह लीजिए, वो क्या करे जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे। दूसरा कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी किसी विद्यमान परमिट के रद्द किए जाने अथवा उसके निबंधनों में कोई उपांतरण किए जाने के कारण कोई प्रतिकर उस दशा में दे ना होगा जब उसके बदले में किसी दूसरे मार्ग या क्षेत्र के लिए यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने परमिट देने का प्रस्ताव किया है और परमिट धारक ने उसको स्वीकार कर लिया। अब ये दूसरी कंडीशन लगा दी इन्होंने कि भैया आपको प्रतिकर उस अवस्था में नहीं मिलेगा जब आपने, सरकार ने जो है शर्तों में परिवर्तन किया, उसके बदले आपको दूसरा मार्ग दे दिया, आपको ऑफर करा कि भाई हम आपका ये वाला जो मार्ग, ए वाला मार्ग है आपका, ये जाते ये बंद कर रहे हैं, ये बी वाला मार्ग है, आप इस पे चला सकते हो। और आपको जो प्रस्ताव किया और आपने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो अनुज्ञप्तिधारी है उसने ये वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो उसको उस अवस्था में जो है प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा। हाँ, अगर उसको इसी पे मार्ग पे चलाना था, आपने प्रस्ताव भी दिया, नहीं स्वीकार करता है, तो फिर उसे प्रतिकर दिलाया जाएगा। अब उसकी अनुज्ञप्ति लाइसेंस जो है निरस्त किया है और उसको ऑफर दिया कि आप बी मार्ग में चला सकते हैं, यहाँ से पे नहीं चला पाओगे लेकिन यहाँ चला सकते हो, या आपको प्रस्ताव किया कि हमने इतनी दूरी और बढ़ा दी है, इधर तक चला सकते हो, है ना, पहले यहाँ तक चलाते, यहाँ तक रद्द कर रहे, बोले यहाँ से यहाँ तक का दे रहे हैं। तो इस तरीके का कोई प्रस्ताव ऑफर दिया है और आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा, है ना। तीसरा कहता है शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि कोई भी प्रतिकर धारा 103 की उपधारा 2 के खंड का के अधीन परमिट का नवीनीकरण करने से इनकार करने के कारण देना होगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप नवीनीकरण की बात करते हैं कि नवीनीकरण नहीं किया, आपका रिन्यू नहीं किया, तो इस वजह से कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा, इस आधार पर कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा कि आपका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू नहीं किया, तो रिन्यू के आधार पर कोई आपको जो है प्रतिकर आदि नहीं दिया जाएगा। रेनू तो सरकार के ऊपर है, करना चाहे, आपको नहीं देना चाहती, वो किसी और को देना चाहती है ना, तो रेनू वगैरह के मामले में जो है आपको प्रतिकर वगैरह नहीं मिलेगा। अगला कहता है चौथा, धारा 103 की उपधारा 2 के खंड खा या गा के उपखंड 1 अथवा उपखंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई विद्यमान परमिट रद्द किया जाता है या उसके निबंधनों में ऐसे उपांतरण किए जाते हैं, यानी परिवर्तन किए जाते हैं कि परमिट का धारक उसके अधीन उपयोग के लिए प्राधिकृत किसी यान का उपयोग उस पूरी अवधि के लिए जिसके लिए वह परमिट अन्यथा प्रभावी होता है करने से निवारित हो जाता है, वहां ऐसे रद्द किए जाने या उपांतरण से प्रभावित प्रत्येक यान के लिए परमिट के धारक को दे प्रतिक्रिया की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी। तो ये कह रहा है भाई भैया कि जब आपको परमिट दिया था और मान लो कोई शर्तों में परिवर्तन हुआ, अब शर्तों में परिवर्तन ऐसा हुआ है कि वो जो है अपने परमिट का जो है इस्तेमाल ही नहीं कर सकता पूरी अवधि तक, जितनी अवधि के लिए मान लो उसका अब परमिट उदाहरण के लिए 5 साल के लिए परमिट दिया गया था, आप शर्तों में ऐसा परिवर्तन कर दे कि वो 5 साल तक परमिट, मतलब परमिट तो है, कोई मतलब कहीं नहीं रह गया, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो इस तरीके का अगर परिवर्तन वगैरह हुआ, उपांतरण वगैरह हुआ है, तो नीचे प्रतिकर की मात्रा लिखी है कि उसे किस तरीके से, किस रीति से जो है प्रतिकर दिया जाएगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला कहता है परमिट की असमाप्त अवधि के प्रत्येक पूरे माह के लिए या माह के 15 दिन से अधिक के लिए भाग के लिए 200 रुपए। तो ये कह रहा है प्रति माह के लिए कुल मिला के माह या 15 दिन की अवधि जैसी भी व्यवस्था हो, तो इसमें लिखा है परमिट की असमाप्त अवधि की बात कह रहा है, मतलब जब तक आपका परमिट वैलिड रहता है उसके बारे में बात कह रहा है। अगर वैलिड नहीं है तो वो अवधि नहीं जोड़ी जाएगी, जब जितनी अवधि तक आपका परमिट वैलिड रहता है, आप गाड़ी चलाते, तो उसके बारे में कह रहा है। परमिट की असमाप्त अवधि के प्रत्येक पूरे माह के लिए या माह के 15 दिन से अधिक के लिए, अधिक के किसी भाग के लिए, तो प्रत्येक माह या 15, क्या लिखा है, 15 दिन से अधिक के लिए, 15 दिन से अधिक के लिए, या तो 15 दिन से अधिक के लिए या हर महीने के लिए 200 रुपए। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है, अब इसको पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। परमिट की असमाप्त अवधि के माह के उस भाग के लिए जो 15 दिन से अधिक नहीं है, 100 रुपए ये कह रहा है।
परमिट के असमाप्त होने की मास माह के उस भाग के लिए जो 15 दिन से अधिक नहीं है, 15 दिन से अधिक नहीं, माह के 15 दिन से अधिक नहीं, माह के 15 दिन से अधिक नहीं है, मतलब एक दिन, एक महीने में 15 दिन का, 15 दिन के हिसाब से 100 रुपए, 100 रुपए, परंतु प्रतिकर की रकम किसी भी दशा में 400 रुपए से कम नहीं होगी। ये कह रहा है परंतु प्रतिकर की रकम कितने से कम नहीं होगी, 400 रुपए से कम नहीं होगी, 400 रुपए से कम नहीं होगी। तो ये तो इन्होंने रकम निर्दिष्ट कर दी कि भैया प्रत्येक माह के 15 दिन से अधिक, 15 दिन के हिसाब से कर देंगे, 200 रुपया मिल जाएंगे इनको, और 15 दिन से अधिक नहीं है तो उसमें 100 रुपया मिल जाएंगे। उस हिसाब से जो है इन्होंने प्रतिकर निर्धारित किया है कि प्रत्येक जो है परमिट की असमाप्त अवधि के प्रत्येक पूरे माह के लिए या माह के 15 दिन से अधिक के लिए, अधिक के किसी भाग के लिए जो भी अवधि बची है उसके लिए कितना दिलाया जाएगा, उनको 200 रुपये दिलाया जाएगा। और दूसरा कहता है परमिट की असमाप्त अवधि के माह के उस भाग के लिए जो 15 दिन से अधिक का नहीं हो, तो प्रत्येक 15 दिन के लिए क्या दिलाया जाएगा, 100 रुपये दिलाया जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि किसी कम से कम जो आपका जो होगा प्रतिकर जो होगा 400 रुपये जो है से कम नहीं मिलेगा, मतलब 400 रुपये तो आपको मिलेंगे हर महीने के। और बाकी ये उनने आंकड़ा तय कर दिया है कि हर माह के हिसाब से अधिकतम हो गया ये 200 रुपया आपको एक महीने के हिसाब से मिल जाएगा, और जितनी अवधि या 15 दिन से अधिक की अवधि बची है तो उसके लिए, तो अधिक अधिक नहीं है तो ये 100 रुपए, 15 दिन की अवधि के लिए 100, तो कुल मिला के सीधा सीधा हिसाब निकल रहा है कि 15 दिन के 100 रुपए मिलेंगे, एक महीने के 200 रुपए मिलेंगे और 15 दिन के 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो क्या अवधि निकल रहा है कि भैया एक महीने के इनको 200 मिलेंगे, लेकिन फिर भी नीचे ये एक और जोड़ दिया है कि परंतु प्रतिकर की रकम किसी भी दशा में 400 रुपए से कम ना होगी, मतलब 400 रुपए तो आपको दिए जाएंगे, 200 रुपया जो हो गए आपके और 200 रुपये और मिल जाएंगे मान लो, तो 400 रुपया महीने का आपको प्रतिकर मिलेगा। तो 15-15 दिन का हिसाब लगा लो तो ये समझ लो एक महीने का इनको 200 रुपये मिलेगा, और फिर भी उसमें अब लिखा है कि भाई 400 रुपये से कम नहीं होगी, मतलब 400 रुपये तो दिए जाएंगे, 200 और मिल जाएंगे प्रतिकर के रूप में। तो 400 रुपये जो है न्यूनतम जो है इनको प्रतिकर कुल मिला के दिया जाएगा। अब दूसरा देखिए 5वां, इसमें गणित दिया रखा है इनने, जहां धारा 103 की उपधारा 2 के खंड गा के उपखंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी विद्यमान परमिट के निबंधनों में ऐसे उपांतरण किए जाते हैं कि उसके अधीन उपयोग के लिए प्राधिकृत किसी यान का क्षेत्र या मार्ग कम हो जाता है, वहां ऐसे कमी के कारण परमिट के धारक को देय प्रतिकर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित रकम होगी। अर्थात तो ये कह रहा है एक सूत्र दे रखा है कि अगर मान लो कोई परमिट में परिवर्तन किया और उससे कोई मार्ग में परिवर्तन आ जाता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर प्रतिकर की जो रकम है वो एक सूत्र दे रखा है, या इनटू इनने क्या रखा है आर, सॉरी आर, आर है रा है, या इनटू रा, तो रा रा इंटू एम, सॉरी भागे जो है माँ। अब इसमें अर्थ लिखा है भैया, माँ का अर्थ क्या होगा, या का अर्थ है दूरी या क्षेत्र, ये दूरी है, या है दूरी, दूसरा है रा है वह रकम अभिप्रेत है जो धारा 4 के अनुसार संगठित की गई, तो जो रा है रकम, और ये क्या है आपका माँ से मार्ग की कुल लंबाई, तो ये मार्ग की लंबाई, मार्ग है कुल मिला के ये मार्ग है, तो इनका गुणा बढ़ा करके जो भी निकालेंगे, मान लो यार जो भी जो आया इनका 400 रुपया आया, जो भी आया तो यहाँ लिख देंगे, दूरी जो आई मान लो दूरी है वो लिख देंगे, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है 100 लिख देंगे, और मान लीजिए जो रकम आई मान लो इसमें 200 आई तो 200 जे लिख लेंगे, और जो मार्ग है उसकी लंबाई वगैरह जो भी है मार्ग की कुल लंबाई वगैरह आती, कुल लंबाई जो थी वो मान लीजिए 200 थी, तो इस तरीके से लिख लेंगे, घटा बढ़ा के जो भी उनका निकलेगा वो प्रतिकर निर्धारित कर देंगे। तो ये वाली तो कोई अपने मतलब ही नहीं है ना, ये तो मैथमेटिकली फॉर्मूला है, तो इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है उस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या करेंगे, प्रतिकर की जो है मात्रा निर्धारित कर देंगे। ठीक है, छठवां देखिए क्या कहता है, छठवां कहता है इस धारा के अधीन देय प्रतिकर की रकम उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा उस तारीख से जिसको परमिट का रद्द किया जाने या परिवर्तन प्रभावी होता है 1 माह के अंदर दी जाएगी। तो ये अवधि याद रखना कि जो प्रतिकर की रकम है 1 माह के अंदर
दी जाएगी। तो प्रतिकर की रकम कितने माह के भीतर दिलाई जाएगी? 1 माह के भीतर। परंतु भी लगा दिया इन्होंने। परंतु यदि राज्य सरकार राज्य परिवहन उपकरण उक्त 1 माह की अवधि के अंदर उसे देने में असफल रहता है, तो वह उस तारीख से जिसको वह रकम देय होती है, उस पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देगा। तो ये कह रहा है कि अगर 1 माह में नहीं दे पाता तो 7% प्रति वर्ष का क्या लगाया जाएगा? ब्याज लगा के देना पड़ेगा फिर कुछ को। अगर प्रतिकर 1 वर्ष के भीतर नहीं दे पा 1 माह के भीतर अगर प्रतिकर की रकम नहीं दी जाती है, तो ये कह रहा है कि भैया 7% ब्याज और मिल जाएगा इनको, जो भी प्रतिकर देना है उसमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 7। तो ये दोनों अवधि, दोनों चीजें अपने याद रखनी है ना, ये याद रखनी और ये याद रख लेना। वैसे ये पूछी नहीं जाएगी लेकिन याद रख लेना। आप तो बस दिमाग में याद रख लेना कि 400 रुपए से कम नहीं मिलेगा, और 15 दिन का 100 रुपये होता तो 1 महीने का 200 मिलेगा। बस ये याद रख लेना। लेकिन 200 रुपया 1 महीने का तो हो रहा है, लेकिन शर्त ये है कि 400 से कम तो होगा ही होगा नहीं। तो हर महीने का मोटा तौर पे हिसाब क्या निकला कि 400 रुपया इनको मिलेंगे, है ना। तो 400 रुपये कम से कम प्रतिकर इनको मिलेगा। तो अपने मतलब का यही है कि 400 रुपये जो है प्रतिकर, जो न्यूनतम प्रतिकर है, मतलब जो है मुआवजा है 400 रुपये का इनको मिलेगा। ये तो निर्धारित करने का तरीका है। बाकी 400 रुपये जो है इनको प्रतिकर मिलेगा। और अगर 1 माह की अवधि की जो है गणना, 1 माह के भीतर इनको जो है प्रतिकर दिया जाएगा, और अगर नहीं दे पाते हैं 7% प्रति वर्ष के हिसाब से जो है ब्याज लगाया जाएगा। अब 400 रुपये में 7% प्रति वर्ष लगा लो तो कितना होगा? 1 रुपये 7, जो भी रकम निकलेगी वही इनको जोड़ करके उसमें दे दी जाएगी। अब देखिए सेक्शन 106। 106 कहता है यानों में पाई गई वस्तुओं का वयन। ये कह रहा है यानों पर कोई वस्तु वगैरह पाई जाती है तो उसका वयन कैसे किया जाएगा, उसका खर्चा कैसे किया जाएगा। ये कहता है जहां राज्य परिवहन उपकरण द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अंदर दावा नहीं किया जाता है, वहां राज्य परिवहन उपकरण उस वस्तु को विहित रीति से बेच सकेगा, और उसके विक्रय आगम उसके स्वामी द्वारा उसकी मांग किए जाने पर उसके विक्रय के अनुसांगिक खर्चे काटकर उसे दे दिए जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना माल छोड़ गया, भूल गया, मान लो राज्य परिवहन की बसें वगैरह है, तो उसमें एक नियमित अवधि होती है, एक निश्चित अवधि होती है। उस निश्चित अवधि तक जो है वो आपके माल को संभाल के रखा जाता है, नोटिफिकेशन रहता है कि भैया आके ले लो। अब मान लो वो निश्चित अवधि के भीतर भी आप नहीं आते हो तो क्या कर दिया जाता है? उसका विक्रय करा जाता है, बोली लगवाई जाती है। आपने पढ़ा ही होगा, आपने देखा ही होगा, चाहे वो बसों की बात कर लो, किसी भी जगह की बात कर लो, अगर आप माल छोड़ गए हो अपना, चाहे रेलवे में कर लो, आपने जमा किया माल और छोड़ गए, तो क्या करता है? वो यही करता है भैया, एक निश्चित अवधि जो भी उनकी लिमिट होती है कि 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, वो आपका वेट करता है कि भैया आके ले जाओ। नहीं आके ले जाते तो क्या करता है? बिक्री कर देता है, बोली लगा देता है, उसकी नीलामी करा देता है। तो यहाँ ये लोग भी क्या करेंगे? विक्रय करेंगे, नीलामी लगा देंगे उसकी। जब विक्रय वगैरह हो जाएगा उसके बाद भी कुछ अवधि रहती है, उसके बाद आप जाके अगर पहुंचते हो, अब विक्रय के बाद आप पहुंच गए तो क्या होगा? तो आपका माल तो बिक गया, आपका सामान तो बिक गया, तो क्या होगा? उसकी रकम जो भी मिली है वो रकम आपको दे दी जाएगी। अब रकम दी जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि जो खर्चा हुआ है विक्रय में वो ना काटा जाए, तो खर्चा तो काट ही लिया जाएगा। तो खर्चा काट के जो है आपको जो रकम है दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें अवधियां नहीं लिखी है कि पूरी की कितनी अवधि, तो वो कुल मिला के नहीं, तो कुल मिला के विक्रय हो जाएगा, जो भी रकम आएगी उसमें से खर्चा काट के आपको दे दिया जाएगा। 107 कहता है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ये भी छोड़ दीजिए। 108 कहता है राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना, ये याद रखना है। 107 में 106 था ये यानों में पाई गई। 107 जो है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और 108 कहता है कि केंद्र सरकार कर सकती है राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का जो प्रयोग है कौन कर सकता है? केंद्र कर सकता है ना। केंद्र कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहता है राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां ऐसे निगम या कंपनियों के संबंध में जो केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकारों के अथवा राज्य सरकारों और एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, किसी अंतरराज्यिक मार्ग या क्षेत्र के बारे में केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर पहली बात तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा उपकरण है जो केंद्र के अधीन आता है। किसके अधीन? केंद्र के अधीन। कोई उपकरण वगैरह हो सकता है, उपक्रम कह लो, उपक्रम वगैरह हो सकता है, नगर निगम कुछ भी हो सकता है। कोई उपक्रम है कुल मिला के जो केंद्र के अधीन आता है, ऐसा कोई उपक्रम है, चाहे वो नगर निगम हो, कंपनी हो, कुछ भी हो।
तो कोई भी उपक्रम जो केंद्र के अधीन आता है, या दो से अधिक राज्यों का अंतरराज्यवादी बात आ जाती है, ऐसी बात आ जाती है, तो यहाँ जो शक्तियां हैं कौन करेगा, केवल केंद्र सरकार, केवल केंद्र उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार करती है। ऐसे मामले में केवल उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। जब केंद्र के अधीन की कोई, मान लीजिए केंद्र के अधीन का कोई, केंद्र के अधीन कोई उपक्रम आता है, या ऐसा कोई उपक्रम है जो दो स्टेटों के बीच में आता है, ऐसा कोई परिवहन वगैरह है, अंतरराज्यिक मार्ग वगैरह है, अंतरराज्यिक क्षेत्र वगैरह है, तो उसके मामले में है शक्ति केवल केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। जिन शक्तियों को राज्य सरकार इस्तेमाल करती है ना, परमिट वगैरह देना वेना, ये सारी चीजें, तो ऐसे मामलों में शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, ऐसे मामले में जो है शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार करेगी। अब देखिए 109, इसमें लगभग आपके 111 तक है अध्याय 7, 4 ही 5 लोग बचे हैं। जी तो पढ़ना नहीं, 110 चलिए इसको, इस जी वाले चैप्टर को और निपटा लेते हैं, अध्याय 7 को बस। इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है अध्याय 7, केवल पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसको काफी बड़ा तो एक्ट नहीं है वैसे, देखो तो सेक्शन तो 250 ही है, लेकिन बस ये है कि लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा है, बाकी तो कुछ नहीं है। और जो अब आएंगे सेक्शन आपके आगे से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे, हालांकि परिभाषाएं इसकी इंपॉर्टेंट भी है, परिभाषाएं पढ़ लो तो सब एक्ट हो जाता है। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि अगर उनकी परिभाषा ही पढ़ लो तो आधे से ज्यादा एक्ट तो परिभाषा ही कवर कर देती है। जैसे आपका किशोर है, किशोर में आप परिभाषाएं अच्छे से कर लो तो आपका आधे से ज्यादा क्या पूरा ही एक्ट हो जाता है ना, बाकी किस परिभाषा में सारी चीजें आ जाती हैं, फिर थोड़ी बहुत चीजें बचती हैं वो अपने एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अगर आप उसकी ढंग से परिभाषाएं पढ़ लो तो पूरा एक्ट उसी में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे ये एक्ट है, इसकी परिभाषाएं थोड़ा ढंग से पढ़ लें आप तो ये एक्ट लगभग हो जाता है। कुछ चीजें आती है छोटी मोटी, परिवहन प्राधिकरण वगैरह कौन क्या करता है, तो वो रह जाती हैं। तो देखिए अध्याय 7, अध्याय 7 जो है आपका कहता है मोटर यानों का विनिर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण से संबंधित है। 109 देखिए इसमें, सेक्शन 109, 109 क्या कहता है, 109 कहता है प्रत्येक मोटर यान का निर्माण ऐसे किया जाएगा, उसे ऐसे अनुरक्षित रखे जाएंगे ने के लिए, क्या है ये शब्द सामने, रखा जाएंगे के लिए व्यक्ति के वास्तविक नियंत्रण में रहे। तो ये कह रहा है उसकी कि भैया जो भी मोटर यान वगैरह होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जाएगा कि वो कुल मिला के सुरक्षित रहे, लोगों के लिए सुरक्षित रहे, और जो भी वास्तविक नियंत्रण में रहे, जो भी व्यक्ति उस वाहन को चलाता है उसके वास्तविक नियंत्रण में रहे, ऐसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब उसका निर्माण भी ऐसे किया जाएगा कि भैया किसी को, मतलब सुरक्षित रूप से उसका निर्माण किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति उसको धारण करता है उसी के नियंत्रण में वो रहे, इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा कहता है जब तक कि मोटर यान में विहित प्रकार की यांत्रिक या वैद्युतिक संकेतक युक्ति ना लगी हो, तब तक प्रत्येक मोटर यान ऐसे निर्मित किया जाएगा कि उसमें स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर हो। तो ये तो स्टीयरिंग नियंत्रण ये कह रहा है कि जब तक मोटर यानों में विविध प्रकार के यांत्रिक वैद्युतिक, मतलब ये सारे जो उसके होते हैं इंडिकेटर वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जब तक ना लगी हो तो उसमें लिखा है स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर होगा। तो ये स्पेशली भारत में लिखा है, तो ये कौन सी धारा बताती है अपने कि स्टीयरिंग नियंत्रण दाहिनी ओर होगी, 109 बताती है कि जो भी वाहन होंगे उसकी स्टीयरिंग किस तरफ होगी, दाहिनी ओर होगी। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कुछ देश होते हैं जहां बाई ओर भी होती है, तो अपने यहाँ स्टीयरिंग कहाँ होती है, दाहिनी ओर होती है। कौन सा धारा कहता है, धारा 109 ये कहता है। ये अपने नॉलेज के लिए भी बात वैसे आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी धारा, 109 का जो है सेकंड क्लॉज जो है वो बताता है कि स्टीयरिंग दाहिनी ओर होगी। तो 109 का कौन सा क्लॉज है, सब क्लॉज है 2, ये बताया है इसमें कि दाहिनी ओर क्या होगी, स्टीयरिंग होगी। बस अपने मतलब का यही है कि दाहिनी ओर स्टीयरिंग होगी। कितने में बताया गया है, 2 में, 109 का उपधारा 2 में। तीसरा कहता है यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह अधिसूचित कर सकेगी कि किसी विनिर्माता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोई वस्तु या प्रक्रिया
ऐसे मानक के अनुरूप होगी जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं लिखा है, सीधा-सीधा लिखा है कि अगर लोक हित में आवश्यक समझती है केंद्र सरकार, तो राज्य पत्र में वो अधिसूचना द्वारा क्या निकाल सकती है, इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि विनिर्माता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोई वस्तु या प्रक्रिया ऐसे मानक के मतलब कोई भी क्वालिटी की बात कह रहा है कि जब भी जो निर्माता है, बनाते हैं, जो गाड़ियों को बनाते हैं, वाहनों को बनाते हैं, वो किस क्वालिटी का, किस चीज का जो है इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी BS6 इंजन जो आ गए, केंद्र सरकार की पॉलिसी की वजह से ही आए हैं। तो इस तरीके का जो है केंद्र सरकार नियम वगैरह बना सकती है, उद्घोषणा कर सकती है राजपत्र में निकाल करके कि भैया इस तरीके के मानक जो है आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके की क्वालिटी वगैरह जो है इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी BS6 जो इंजन आए, वो केंद्र सरकार ने बताया कि भाई क्योंकि वो पॉल्यूशन थोड़ा कम करते हैं, तो सरकार ने बताया उस हिसाब से अब गाड़ियां बना रहे हैं, उसके नीचे का वो नहीं बना सकते। तो जैसे गाइडलाइन सरकार की होती है उस अनुसार से वो क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ये अपन पढ़ेंगे ही नहीं, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति 110 में है। अब 110A है मोटर यानों का वापस बुलाया जाना, सेक्शन 110A। सेक्शन 110 कहता है मोटर यानों का वापस बुलाया जाना। तो वापस बुलाया जाना, वापस, तो वापस से ये याद रखे केवल एक वापस वाला शब्द के वापस बुलाया जाना से संबंधित है। क्या कहता है इसमें, पहला कहता है केंद्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निर्देश दे सकेगी कि वह किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों या उसके परिवर्तियों को तब वापस बुलाएगी जब यदि आपने देखा हुआ कंपनी बुला लेती। तो यहाँ केंद्र सरकार कह रही कि भाई कब आप वापस, मतलब जो आपने बेच दिया उसको दोबारा जो भी कमी है उसको दूर पूरा करने के लिए कंपनी, कई बार कंपनियां देखा होगा आपने वापस ले लेती हैं अपनी साख के लिए, अगर कोई कमी रह जाती है तो वहां कंपनियां लेती हैं, यहाँ केंद्र सरकार कह रही है। बस अंतर इतना है, ये कह रही उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष है जो पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंच सकती। कभी कभी क्या होता है, कोई लॉट के जो यूनिट्स बनती हैं गाड़ियों की, तो मान लो कोई यूनिट्स में कोई ऐसी कमी रह गई जो इसमें कह रहा है कि जहाँ ऐसी कोई कमी रह गई जिससे लोगों को क्षति हो सकती है, या मान लो वो पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे मामले में केंद्र सरकार कह सकती है कि भैया जो आपने गाड़ियां बेची थी उसे रिकवर करिए, वापस बनाए। तो उसमें कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी या तो कंपनियां उसको बुलाकर वापस बुलाकर वो ठीक करके ग्राहक को फिर से सौंप देती हैं, या उसकी जगह नई गाड़ियां सौंपती हैं। तो इस तरीके की पॉलिसी केंद्र सरकार लागू कर सकती है कि जो भी कमियां हैं, चाहे वो पॉल्यूशन वाली कमी हो या ऐसी कमी हो कि जिससे क्षति हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो उसको दूर करने के लिए कह सकती है। दूसरा कहता है उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष निम्नलिखित केंद्र सरकार की के रिपोर्ट किया गया है। स्वामियों के ऐसे प्रतिशत द्वारा, जैसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, किसी प्रशिक्षण अभिकरण द्वारा, किसी अन्य स्रोत द्वारा। तो ये कह रहा है कि सरकार को कहां से जानकारी मिलेगी, या तो कह रहा है एक निश्चित वर्ग ने, मतलब ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का शिकायत पे ही कर देती। अब मान लीजिए जो भी गाड़ी वगैरह निकली थी उसमें जो है कई लोगों ने, जिन लोगों ने भी खरीदी उन्होंने सरकार से क्या किया, कंप्लेन किया कि भाई इस गाड़ी में ये कमी है, और एक बड़ी संख्या में मान लो लोग थे जो शिकायत करने वाले, तो केंद्र सरकार कंपनी से कह सकती कि इन वाहनों को क्या करें, आप वापस ले। दूसरा, कोई प्रशिक्षण केंद्र वगैरह होते हैं, परीक्षण केंद्र वगैरह होते हैं जो परीक्षण करते हैं गाड़ी को, उन्होंने जानकारी दी कि ये गाड़ी में ये कमी है, या अन्य स्रोत से जो है केंद्र सरकार को जानकारी मिली है कि इन गाड़ियों में कोई कमी रह गई है, तो कंपनी से कह सकती सरकार कि यो आपने गाड़ियां निकाली हैं इधर से इधर तक सीरीज की, इन गाड़ियों को वापस बुलाएं आप, ठीक है, तो वापस ले सकती है कंपनियां, ठीक। आप कहता है दूसरा, उपधारा 1 में निर्दिष्ट दोष मोटर यान के किसी संगठक में या जहां केंद्र सरकार आदेश द्वारा विनिर्माता को ऐसे सभी मोटर यानों को, ऐसे मोटर यानों की किस्म या क्या लिखा है, परिवर्तियों पर ध्यान न देती हो, उसमें ऐसा संगठन लगा हुआ है, वापस बुलाने के निर्देश दे सकेगी। तो यहाँ केंद्र सरकार कह रहा है चाहे मोटर यानों में, चाहे उसमें परिवर्तन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उसके अनुसार सीधा सीधा उन्हें वापस बुलाने का जो है आदेश दे सकती। मोटर यानों को यान की किस्म या परिवर्तनों पर ध्यान ना देती, मतलब इससे मतलब नहीं कि किस तरीके का वाहन था, कैसा यान था, किसी भी प्रकार का हो, सरकार आदेश दे सकती कि आप इसको वापस लीजिए। तीसरा कहता है ऐसा कोई विनिर्माता जिसके यानों को उपधारा 1 या 2 के अधीन वापस बुलाया जाता है। अब ये जो विक्रेता है वो क्या करेगा, पहला है क्रेताओं को किसी अवक्रय या पट्टा या अडवान करार के अधीन रहते हुए मोटर यानों की संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। ये कह रहा है कि भैया या तो आप जब माल वापस बुला रहे हो कंपनी, तो क्या कर सकते हैं, जो संपूर्ण रकम है वो वापस करनी पड़ेगी, कॉमन सी बात है। तो ये क्या करेंगे, ये संपूर्ण रकम वगैरह जो है वापस करना पड़ेगी। दूसरा क्या है,
दोषपूर्ण मोटर यान को समान या बेहतर विनिर्देशों वाले किसी अन्य मोटर यान से प्रतिस्थापित करेगा जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है या उसकी मरम्मत करेगा। दो ही चीज है, या तो पैसा लौटाएगी कंपनी, दूसरी बात क्या है, या उसकी गाड़ी को मरम्मत करके दे देगी। तीसरा, अगर मान लो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरी गाड़ी उनको ऑफर कर सकते कि आप इसकी जगह ये वाली हमारी जो गाड़ी है जिसमें कोई त्रुटि वगैरह नहीं है वो ले सकते हैं। या तो वही हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वही हो, है ना। तो वो तो ग्राहक के ऊपर है ना कि वो वही गाड़ी चाहिए उसे या उसकी जगह वो दूसरी स्वीकार कंपनी तो ऑफर कर सकती है। तो इस तरीके से उसको बदला जा सकता है। या तो उसके ऑप्शन है ना, या तो चाहे पैसा ले ले या उसकी जगह वो कोई दूसरी वाहन देना चाहते हैं वो ले ले। तो इस तरीके से उनको बदला जा सकता है। या रिपेयरिंग के लिए तैयार है ग्राहक के, ठीक है हम 10-15 दिन वेट कर लेंगे, गाड़ी आ जाएगी, तो उस तरीके से भी उसको सुधारा जा सकता है, वापसी हो सकती है। अगला कहता है ऐसे जुर्माने और अन्य शोधों का संदाय करेगा जो धारा 6 के अनुसार हो। जी कह रहा है इसके अलावा गाड़ी वगैरह है अब जुर्माना भी देना पड़ेगा, जो भी धारा 6 के जो है उपधारा 6 के अधीन जो है, आगे उपधारा 6 है उसके अनुसार जो भी जुर्माना सरकार ने निर्धारित किया है वो देना पड़ेगा। चौथा कहता है जहां विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटर यान में कोई दोष उसकी सूचना में आता है तो वह दोष की जानकारी केंद्र सरकार को देगा और यानों को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और ऐसी दशा में विनिर्माता उपधारा 3 के अधीन जुर्माने के संदाय करने का दायी नहीं होगा। ये पहले से बता दिया उन्होंने कि अगर कोई विनिर्माता है उसकी ज्ञान में कोई, क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी में कोई कंप्लेन आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप कंपनी की वेबसाइट पर ही क्या करते हो, सूचना वगैरह को अपलोड वगैरह कराते हो। जब आप सूचना वगैरह को अपलोड वगैरह कराते हो तो क्या कह रहा है, तो अगर निर्माता को कोई सूचना वगैरह जो है गलत पाई जाती, मतलब उसको लगता है कि त्रुटि वगैरह है, तो वो क्या करेगा, वो सूचना जो है अगर वो सरकार को देता है कि भाई ऐसे वाहन आए हैं और वो वापस लेना चाहता है, तो सबसे पहले वो केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि हमारे ये वाला स्लॉट है, ये खराब निकला, इसमें ये त्रुटि लोग बाग बता रहे हैं, हम वाहनों को वापस लेना चाहते हैं। अगर वो सरकार को पहले ऐसे बता के वाहन को वापस लेता है तो वो जो विनिर्माण होता है उस पर किसी प्रकार की पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। तो मोस्टली कंपनी खुद ही वापस ले लेती है। आपने देखा कोई बड़ी कंपनियां होती है वो अपने माल को खुद ही वापस ले लेती है। कई कंपनियों, ऐसा नहीं कि अभी कभी किया नहीं है, कई कंपनियों ने किया है ऐसा, कई कंपनियों ने अपनी यूनिट्स को वापस लिया है जिनमें कोई कमी थी, तो ऐसे में फिर उन पर जो है पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि साख की बात होती है ना कंपनी की। अगर मान लो कोई गलती हो गई और कोई गलती हो जाती है, कभी कभी क्लेच वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई कंपनियों ने जो है अपनी गाड़ियों को वापस लिया है, कई कई लाखों यूनिट्स को वापस लिया है। तो ऐसे में कंपनियों की साख की बात होती है। और दूसरा इससे साख बढ़ती है कि चलो कोई गलती थी तो कंपनी ने वापस ले लिया, तो कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है कि नहीं वो अपना नुकसान नहीं देखते, वो वापस देते हैं। तो इस तरीके से साख भी बढ़ती है। तो अगर कोई वापस ले लेती है कंपनी तो फिर सरकार की जानकारी दे करके, खुद ही सरकार को जानकारी दे करके वापस लेती है तो फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पांचवा कैसा है, केंद्र सरकार इस धारा के अधीन किसी प्राधिकारी को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जिसके पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अर्थात ये कह रहा है कि कोई अन्वेषण के लिए कोई प्राधिकृत कर सकती किसी व्यक्ति को सरकार, जिसको सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। क्या कर सकता है वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, शपथ पर उसकी परीक्षा करा सकता है। दूसरा, किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा अन्य कोई विषय जो भेद के, जो सिविल न्यायालय करते हैं, बुलाएंगे, लोगों की परीक्षा करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे, ये सब। छठवां कहता है केंद्र सरकार किसी ऐसे दोष के लिए जो केंद्र सरकार की राय में पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है, मोटर यानों की किसी विशिष्ट किस्म या उसके परिवर्तियों को वापस बुलाने का विनिमय विनिमय लिखा है करने के लिए नियम बना सकेगी। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार नियम बना सकेगी कैसे जो है वापस वगैरह जो है उसको लिया जाएगा। केंद्र सरकार मतलब वो सारी चीजें तय कर सकती है कैसे वापस होंगे, क्या होगा उसके बारे में। 110 बी देखिए क्या कहता है, किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र और परीक्षण अभिकरण। एक और है यही वाला और देखना है आपको, सेक्शन 110 का बी। ये कहता है किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र और परीक्षण अभिकरण। किस्म अनुमोदन, कैसे किस्म अनुमोदन होगा देखिए, वेराइटीज की सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज, टाइप ऑफ अप्रूवल, टाइप के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है किसी भी मोटर यान
का जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर, अर्ध ट्रेलर, मॉड्यूलर, हाइड्रोलिक ट्रेलर, साइड कार भी है, तब तक भारत में विक्रय या परिधान या किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उपधारा 2 में ऐसे यान के संबंध में निर्दिष्ट किस्म अनुमोदन पत्र प्रमाण पत्र जारी न कर दिया गया हो। तो ये कह रहे हैं कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई वाहन हो, अगर उसके लिए इस तरीके का विनिर्दिष्ट प्रमाण पत्र अगर जारी नहीं कर दिया जाता तो वो जो है भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुल मिला के हर देश की एक पॉलिसी होती है, हर देश में वाहनों का एक प्रकार होते हैं, उसके अनुसार अगर वो वाहन नहीं है तो फिर आप जो है उसका लाइसेंस अगर आपका नहीं है, अगर सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है, उसको अनुमति नहीं दी है, तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। परंतु लिखा है, परंतु केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मोटर यान द्वारा खींचे जाने वाले या खींचे जाने के लिए आश्रित अन्य यानों की किस्मों अनुमोदन प्रमाण पत्र की अपेक्षा को विस्तारित कर सके। तो ये कह रहा है खींचने के बारे में विस्तारित कर सकते कि केंद्र सरकार चाहे अनुमोदन के लिए विस्तारित कर सकती अवधि वगैरह के लिए। दूसरा कहता है ऐसे मोटर यानों का जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर, अर्ध ट्रेलर, मॉड्यूलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी विनिर्माता या आयातकर्ता किस्म अनुमोदित प्रमाण पत्र अभी प्राप्त करने के लिए किसी प्रशिक्षण अभिकरण को विनिर्मित या आयातित किए जाने वाले यान को प्रोटो किस्म परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा। ये क्या होता है, टेस्टिंग की बात कह रहा है कि जब भी भारत सरकार जो किसी वाहन को या कोई नया वाहन बनता है उसके लिए भी, या कोई भारत से बाहर से कोई वाहन आयात होता है उसके लिए भी, तो इसमें पहले उसकी टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग लैब जो होती है वहां टेस्टिंग की जाती है, एक्सीडेंट वगैरह करा के देखे जाते हैं इनके। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कोई वाहन वगैरह जो है उसको पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, और जो कंपनी वगैरह जो भी आयात करते हैं या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सभी आएंगे इसमें। तो वो लोग जो है प्रोटोटाइप मतलब उसका एक ढांचा मॉड्यूलर होता है, ढांचा रहता है बिल्कुल, वो बिल्कुल ओरिजिनल इंजन वगैरह लगा लगू के उसका जो है उसका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा पहले। तो टेस्टिंग वगैरह उसकी होगी, उसके बाद उसको अनुमति मिलेगी। टेस्टिंग के हिसाब से भी फिर इनको रैंकिंग भी मिलती है गाड़ियों को, वाहन में सुरक्षित कितनी सुरक्षित है, उसी के बारे में कह रहा है। तीसरा कहता है केंद्र सरकार परीक्षण अभिकरण के प्रत्ययन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाएगी। अब जो परीक्षण केंद्र वगैरह होता है उनके बारे में भी केंद्र सरकार नियम बनाएगी कि कैसे टेस्टिंग करेंगे, क्या होंगे इनके नियम वगैरह, तो उनके बारे में भी केंद्र सरकार जो है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, कौन लोग टेस्टिंग करेंगे, कोई अथवा कोई एजेंसी वगैरह हो सकती है ना, तो वो लोग टेस्टिंग वाले हैं, उनके लिए भी सरकार नियम वगैरह बना सकती है कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। चौथा कहता है परीक्षण अभिकरण विनिर्माता की उत्पादन पंक्ति से लिए गए यानों या अन्य अभिप्राप्त किए गए यानों का सत्यापन करने के लिए परीक्षण करेंगे कि ऐसे यान इस अध्याय और तददीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुबंधों के अनुरूप है। तो सीधी सीधी बात है, ये देखा जाएगा कि जो यान वगैरह है जो इस अधिनियम के अधीन है या नहीं, मतलब इस अधिनियम के तहत चलाने योग्य है या नहीं, वो मानक पूरे करते हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाए। तो कुल मिला के टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। पांचवा है जहां किस्म अनुमोदन प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी मोटर यान को धारा 110A के अधीन वापस बुलाया जाता है, वहां ऐसे परीक्षण अभिकरण जिसने ऐसे मोटर यान को प्रमाण पत्र मंजूर किया था उसके प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के लिए दायी होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा वाहन था जो आपको धारा 110 के अधीन वापस बुलाया जाता है, वो पहले जो पढ़ा था उसी के अधीन अगर वापस बुलाया गया, इस तरीके का अगर कोई वाहन है, तो जो भी परीक्षण प्रशिक्षण केंद्र जो भी इनको परमिट दिया गया हो, मंजूरी दी हो, वो मंजूरी को क्या कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि मंजूरी दी थी कि भाई बढ़िया है, ठीक है, तो क्वालिटी पे उतरता है, अब उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कमी आ गई और उस वजह से जो है वाहन को क्या हुआ, वापस बुला लिया। अब वापस बुला लिया तो इन्होंने पहले जो टेस्टिंग हुई थी, अब ऐसा नहीं कि दोबारा से जो माल कंपनी जो ठीक करके देगी तो उसी पर नहीं, दोबारा से फिर टेस्टिंग होगी, इसीलिए वो जो है रजिस्टर जो प्रमाण पत्र वगैरह दिए थे वो निरस्त हो जाएंगे। अब आपने जो भी कमी पूरी कर दी है, दोबारा आओगे, दोबारा उसकी टेस्टिंग करानी पड़ेगी, फिर जाके वो आप ग्राहकों को दोगे। तो टेस्टिंग के बारे में ये जो है धारा कहती है कि टेस्टिंग वगैरह होगी तभी जो है आपको दिया जाएगा। ये राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ये अपन नहीं पढ़ेंगे, जो एक अध्याय 8 है ये अपन कल सुबह पढ़ेंगे, कल सुबह 7 बजे। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।